बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 25 जुलाई 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि टीचर्स पर चला के पाठक का डंडा, पटना में धरना देने को मिली बड़ी सजा, बर्खास्त किए गए ये शिक्षक। भारत में भगवान श्री राम की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी स्थापित, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रखी आधारशिला। गिरफ्तार हो सकते हैं भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव, कोर्ट ने गैर जमानती वारंट किया जारी। सांप के डसने से 2 किसानों की दर्दनाक मौत, खेत में काम करने के दौरान गई जान। के पाठक ने रोका आईएएस अधिकारी का वेतन, कई अधिकारियों और कर्मचारियों पर गिराई गई गाज, मंत्री चंद्रशेखर की बोलती हुई बंद। बिहार की मास्टरमाइंड गर्लफ्रेंड अंधेरे में परिमेय से मिलने के लिए पूरे गांव की बिजली काट देती थी, अब खुल गया है राज। उत्तर बिहार में मानसून पड़ा कमजोर, पटना समेत कई इलाकों का मौसम बना रहेगा शुष्क। दोस्तों अब खबर विस्तार से। तो बात करते हैं कि बिहार के अररिया जिला से एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है, जहां अररिया जिले के नरपतगंज में 3 युवकों ने एक महिला के साथ सामूहिक गलत काम किया है। जहां सामूहिक गलत काम की घटना को अंजाम दिया है। आरोपियों ने महिला के पति के सामने ही बारी बारी से उसके साथ गलत काम किया है। जब महिला के पति को बांध दिया गया, उसके बाद उसके सामने ही यानी कि महिला के पति के सामने में ही इन युवकों ने बारी बारी के साथ पत्नी के साथ गंदा काम किया है। यह आरोपियों ने महिला के पति को खूंटे से बांध करके पिटाई करते हुए उसके सामने सामूहिक गलत काम करने की घटना को अंजाम दिया है। जब पति और पत्नी के चिल्लाने की आवाज सुनकर के मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने वहां से एक आरोपित को पकड़ करके पुलिस के हवाले कर दिया, जिसे पुलिस ने जेल भेज दिया है। वहीं 2 आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। आरोपितों में खाबदा पंचायत के राजा कुसैयत, राजेश पासवान और अजित कुसैयत शामिल है। मिली जानकारी के अनुसार तीनों आरोपियों ने शनिवार रात महिला के घर में घुस करके सोए अवस्था में महिला के पति को खूंटे से बांध दिया और उसके बाद एक एक करके गलत काम किया। जब गलत काम करने की घटना का विरोध करने पर पति के साथ मारपीट भी की गई, लेकिन उनके चिल्लाने के बाद सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जमा होकर के एक आरोपी राजा पासवान को दबोच लिया और नरपतगंज थाना पुलिस को सूचना देकर के उन्हें सौंप दिया, जिसे पुलिस ने रविवार को जेल भेज दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि सहारा इंडिया में निवेश करने वाले देश के 10 करोड़ लोगों का करीब 1 लाख करोड़ फंसा हुआ है। जहाँ इनमें अच्छी खासी संख्या में बिहार के निवेशक भी है। जहाँ आधिकारिक सूचना के अनुसार बिहार के 33,000 निवेशकों के करीब 410 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। हालांकि अब निवेशकों के लिए आशा की किरणें दिखाई देने लगी है। सुप्रीम कोर्ट की पहल पर सहारा की जब्त राशि में से लौटाने की शुरुआत होने जा रही है। आपको बता दें कि इसको लेकर के कुछ दिन पहले ही अमित शाह ने, जो देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है। उस पोर्टल के जरिए आप अपने फंसे हुए पैसे को वापस पा सकते हैं। जहाँ उस पोर्टल में आपको आवेदन करना होगा। आवेदन करने के बाद आपको 45 दिन के अंदर अंदर पैसा वापस मिल जाएगा। ये आपके लिए अच्छी खबर है। जिस वेबसाइट पर आपको आवेदन करना होगा वो वेबसाइट है www.morcrefund.crcs.gov.in। इस वेबसाइट पर आधार नंबर और उससे जुड़ी हुई मोबाइल नंबर अपलोड करना होगा। उसके बाद सेंड ओटीपी पर जाएंगे और ओटीपी दर्ज करना होगा। साथ ही आपको मोबाइल नंबर भी दर्ज करना होगा जो आधार कार्ड से लिंक है। उसके बाद आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद जो भी आपसे अब जानकारी मांगी जाएगी वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर फिल कर देना होगा। फिल करने के बाद आपका फॉर्म भर जाएगा और आपको 45 दिन के अंदर अंदर पैसा वापस मिल जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में 1,70,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया ने एक कदम और आगे ले लिया है। जहां आवेदन प्रक्रिया खत्म हो गई है। इन पदों पर 8 लाख से ज्यादा आवेदन आए हैं। जहां
पहले इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए केवल राज्य के लोग ही आवेदन कर सकते थे, लेकिन बाद में बीपीएससी ने ये अवसर सभी राज्यों के लिए ओपन कर दिया। आपको बता दें कि लेट फी के साथ अभ्यर्थियों ने 22 जुलाई तक आवेदन जमा किया था। एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार शिक्षक भर्ती 2023 में दूसरे राज्यों के 38.5% अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया है, जब बिहार में शिक्षकों की ये सबसे बड़ी भर्ती में से एक है। इसमें विलंब शुल्क के साथ आवेदन का एक और मौका दिया गया था, जो कि 22 जुलाई को शाम 6 बजे तक बंद हो गया है। जहां इस दौरान 8,63,081 आवेदकों ने 3 अलग अलग श्रेणियों में पंजीकरण कराया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में इन दिनों लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही है कि एक ही घर में दर्जनों सांप बरामद किए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले ही रोहतास के नासरीगंज और फिर बेतिया जिले में सांपों के मिलने की खबर सामने आई थी। अब बिहार के एक बड़े नेता और AIMIM की बिहार अध्यक्ष अख्तर उल ईमान के घर से भी 2 दर्जन सांप के मिलने की बात सामने आई है, जहाँ उनके घर से 16 जिंदा और 6 मरा हुआ सांप के बच्चे निकले थे, जो कि घर के किचन, कमरे और फिर बरामदे में छिपे हुए थे। सपेरे ने घर की तमाम जगहों से सांपों को बरामद किया है, जहां सांप के बच्चे निकलने से लोगों में भय का माहौल है। यह पूरा मामला किशनगंज जिले के कोचाधावन प्रखंड के मौदो अहमदनगर में स्थित आवास से जुड़ी हुई है, जहां विधायक अख्तर उल ईमान के घर के किचन, बरामदा, कमरा में सांप थे। जब कोचाधावन प्रखंड क्षेत्र के भवानीपुर से सपेरे ने सांपों को घर से निकाला है, जब वहीं सपेरे ने बताया है कि घर के अंदर और भी सांप हो सकते हैं, जिसकी खोजबीन जारी है। दोस्तों बात करते हैं कि नवादा में, यानी कि बिहार के नवादा जिला में एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया है जो चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां एक मां के लिए उसके बच्चे से बड़ी खुशी कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जब गुलशन का जन्म हुआ था तो फिर मां को खुशी कम दुख ज्यादा हुआ था। जहां अपने बच्चे को देख करके मां रोने लगी, क्योंकि उसे पता था कि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वह अपने बच्चे का इलाज करवा सके, उसे एक सामान्य जीवन दे सके। ऐसे में बॉलीवुड स्टार सोनू सूद ने एक बार फिर से मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। उन्होंने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। दरअसल बिहार के नवादा में जिस बच्चे का जन्म हुआ है उसकी आंखें ही नहीं हैं, जहां पीड़ित परिवार बेहद ही गरीब है, जिस कारण वे अपने बच्चों का इलाज नहीं कर पाए। जहां मामला नवादा जिले के पकड़ी बरुआ थाना क्षेत्र के अमरपुर गांव की है। किसी ने बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो कि बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद के पास भी पहुंच गया। इस वीडियो को देखने के बाद उन्होंने गुलशन का इलाज करवाने का जिम्मा उठा दिया, जिसके लिए उन्होंने ट्वीट भी किया है और कहा है कि अब अपने इलाज के लिए तैयार हो जाओ। गुलशन के पिता रिक्शा चला करके अपना गुजर बसर करते हैं, जिस कारण उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वे अपने बच्चे का इलाज करवा सके। बच्चे की मां ने कहा है कि हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा बच्चा भी सामान्य जीवन जी पाएगा, लेकिन अब सोनू सूद के कारण मेरा बच्चा भी इस दुनिया को देख पाएगा। वैसे तो सोनू सूद गरीबों की मदद के लिए जाने ही जाते हैं, ना जाने कितने लोगों की उन्होंने मदद की है। ज़रूरतमंद लोगों के लिए सोनू सूद एक मसीहा बन चुके हैं। दोस्तों बात करते हैं कि देश में कई जगहों पर भारी बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां पर्याप्त मात्रा में बारिश न होने के कारण सूखा पड़ने के आसार हैं, जिनमें बिहार भी शामिल है। जी हां, यहां मानसून आने के बावजूद भी बेहद कम बारिश हो रही है, जिसके चलते सूखे का अनुमान लगाया जा रहा है। जब बिहार में बड़े पैमाने पर धान की खेती होती है, जिसमें पानी की अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है, लेकिन बारिश कम होने की वजह से यहाँ के किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए सरकार ने भी इस समस्या से निपटने की तरकीब खोज ली है। जब बारिश कम होने की वजह से बिहार में कुछ जगहों पर धान की फसल लगभग खराब होने के कगार पर है। ऐसे में किसान धान की जगह किसी दूसरी फसल को खेत में लगाने पर विचार करने लगे हैं। जब वही सरकार भी बारिश की समस्या को देखते हुए किसानों को हर तरह से फायदा पहुंचाने की तत्पर है। दरअसल बिहार सरकार धान की जगह वैकल्पिक फसलों को खेत में लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। यह सूखा घोषित होने के बाद किसानों को सरकार की तरफ से 15 वैकल्पिक फसलों का बीज मुफ्त में दिया जाएगा। आपको बता दें कि किसानों को वैकल्पिक फसलों के बीज आकस्मिक फसल योजना के तहत दिया जाएगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बीज उन्हीं सूखाग्रस्त पंचायतों के किसानों को मिलेगा जो उन फसलों की खेती करने में इच्छुक होंगे। दोस्तों बात करते हैं कि भारत में जहां सीमा हैदर की खूब दूर दूर तक चर्चा है, जिसने कथित तौर पर प्यार में पड़ कर के अपने 4 बच्चे के साथ सीमा पार की और फिर पाकिस्तान से भारत आ गई। वहीं एक भारतीय महिला अपने फेसबुक फ्रेंड से मिलने लाहौर चली गई है। जी हाँ, महिला राजस्थान के भिवाड़ी जिले की रहने वाली है, जो उसका नाम अंजू है। शादीशुदा है। अपने पति अरविंद को ये कहकर के घर से निकली थी कि जयपुर जा रही हूँ, लेकिन अब पति को पता चला है कि वे लाहौर में है। जब वीज़ा के मुताबिक वे 30 दिन पाकिस्तान में रह सकती है। जब पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक अंजू ने निकाह कर लिया है। जहाँ अंजू का प्रेमी
पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में रहता है। दोनों की फेसबुक पर दोस्ती हुई थी और प्यार हो गया। अरविंद ने पुलिस को बताया है कि अंजू पाकिस्तान शख्स से व्हाट्सएप के जरिए संपर्क में थी। जब रविवार शाम करीब 4 बजे अंजू का फ़ोन आया और फिर उसने बताया है कि वे लाहौर में हैं और वे 2-3 दिन में वापस आ जाएगी। अरविंद को अंजू के पाकिस्तान में कथित प्रेमी के बारे में पता चला था। अब उसे उम्मीद है कि पत्नी वापस आ जाएगी। अरविंद भिवाड़ी में काम करता है और फिर अंजू भी एक निजी फर्म में बायोडाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में काम करता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के दरभंगा में मुहर्रम से ठीक पहले तनाव देखने को मिला। जहां बिहार के दरभंगा जिला में मंदिर के बाहर मुहर्रम का झंडा लगाने को लेकर के 2 समुदाय के बीच संघर्ष शुरू हो गया। देखते ही देखते पथराव हुआ, बोतलें फेंकी गई और कई गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। जहां स्थिति की गंभीरता को समझते हुए मौके पर तुरंत पुलिस फोर्स भेजी गई, लेकिन बताया जा रहा है कि 6 पुलिसकर्मी भी इस हिंसा में घायल हो गए हैं। कई लोगों को भी चोटें आई है। जी हाँ, अभी के लिए पुलिस का दावा है कि स्थिति को कंट्रोल कर लिया गया है। वहीं सीसीटीवी फुटेज की मदद से सभी आरोपियों की पहचान करने की बात भी कही जा रही है। अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही कार्रवाई हो सकती है। जब बताया जा रहा है कि मंदिर के बाहर धार्मिक झंडा लगाने की वजह से एक समुदाय नाराज हो गया था। जब उसकी तरफ से आपत्ति दर्ज कराई गई थी, लेकिन कब वो आपत्ति हिंसा में तब्दील हो गई किसी को पता नहीं चला। जब कई घंटों तक दोनों तरफ से पथराव हुआ, जब रोड़ियां फेंकी गई। इससे पहले भी बिहार में रामनवमी के मौके पर ऐसे ही हिंसा देखने को मिली थी। तब भी 2 समुदाय के बीच तनाव बढ़ गया था, तब भी पथराव हुआ था, आगजनी भी देखने को मिली थी। अब मुहर्रम से पहले फिर से वैसी स्थिति बन गई है। जब अभी तक किसी नेता या फिर पार्टी इस हिंसा पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार के वित्त मंत्री तथा वरिष्ठ जदयू नेता विजय कुमार चौधरी ने आरोप लगाया है कि गरीबी उन्मूलन के मामले में बिहार का सबसे आगे निकलना तथा गरीबी घटाने के दर में राष्ट्रीय औसत 9.89% के विरुद्ध बिहार की 18.83% की उपलब्धि भाजपा नेताओं को पच नहीं रही है। दरअसल नीतीश सरकार के अंध विरोध में उन्हें बिहार को भी नीचा दिखाने से परहेज नहीं है। प्रेस बयान जारी करके विजय चौधरी ने कहा है कि कुछ और नहीं सूझा तो भाजपा नेता अब केंद्र की मदद का राग अलाप रहे हैं। ये सब निहायत भ्रामक प्रचार कोशिश मात्र है। सच्चाई यह है कि केंद्र सरकार जो देश में गरीबी कम करने का दावा कर रही है, उसमें अधिकतम योगदान बिहार का है। उन्होंने कहा है कि क्या भाजपा नेता कोई ऐसी योजना बना सकते हैं जो सिर्फ बिहार को मदद के नाम पर केंद्र के द्वारा दी गई हो? अगर अन्य राज्यों की तरह बिहार को भी संवैधानिक प्रावधानों एवं वित्तीय सहयोग की अनुशंसा के तहत ही राशि मिली है, तो फिर दूसरे भाजपा शासित राज्यों को भी बिहार की दर पर गरीबी घटाने में किसने रोका था? जब वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि बिहार वासी जान रहे हैं कि ये नीतीश सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास तथा गरीबी दूर करने वाली नीतियों कार्यक्रमों के प्रभाव पर्यावरण का ही नतीजा है। खेदजनक है कि जब केंद्र सरकार एवं नीति आयोग बिहार की प्रशंसा कर रहे हैं, फिर भी बिहार के भाजपा नेताओं का बिहारीपन नहीं जागता। दोस्तों कहते हैं कि इश्क में प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से मिलने की खातिर हर हद पार कर जाती हैं। बिहार की बेतिया में प्रेम प्रसंग का एक ऐसा ही दिलचस्प मामला सामने आया है जिसे सुनकर के हर कोई आश्चर्यजनक है। यहाँ एक लड़की अपने प्रेमी से मिलने के लिए रात के अंधेरे में जाती थी। जी हाँ, क्योंकि रात में बिजली काट दी जाती थी, इसीलिए अंधेरा हो जाता था। यानी कि वह अपने आशिक से मिलने के लिए पूरे गांव की पावर सप्लाई काट देती थी, यानी कि बिजली काट देती थी। जब रोजाना अपने गांव के बिजली ही गुल होने से ग्रामीण परेशान होने लगे। जब गर्मी और फिर उमस ने हर किसी को बेचैन कर रखा था। जब बिजली विभाग से पता किया तो फिर अधिकारियों ने बताया कि वे पावर कट नहीं करते हैं। उन्होंने यहाँ से लाइट सप्लाई तो ऑन रहती है। इसके बाद गाँव के लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर पूरे गाँव की लाइट क्यों और कैसे गुल हो जाती है। जब कुछ दिन बाद गाँव के कुछ लड़कों ने लाइट जाने की वजह का पता लगाया, जब सच्चाई सामने आई तो फिर लोग आश्चर्यजनक रह गए। आपको बता दें कि बिजली कट का पता लगाने के लिए गांव के लड़के रात को ट्रांसफार्मर के पास छिप गए। जब बाहर गांव का लड़का आया, वहां पहुंचा और फिर उससे मिलने के लिए लड़की आई तो फिर उसने कुछ देर बाद बिजली काट दी। लेकिन इस बार ग्रामीण सब देख चुके थे। लोगों ने लड़का और लड़की को मौके से आपत्तिजनक हालात में रंगे हाथ पकड़ लिया। फिर युवक की ग्रामीण जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद लड़की की करतूत उसके घर वालों को बताई। ग्रामीणों ने युवक को पीटने के बाद उसका वीडियो बनाया और फिर उसे शेयर कर दिया। जब पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, वही ग्रामीणों ने युवक की पहचान पड़ोस के गाँव निवासी राजकुमार के रूप में की है। इसके बाद मामला पुलिस थाने तक पहुँच गया। लोगों ने दोनों को
पुलिस थाने ले जाकर के उनकी शादी करा दी गई। हालांकि प्रेमी युगल के इस विवाह में दोनों के परिवार की सहमति थी। वहीं इस पूरे मामले पर ग्रामीणों का कहना है कि लाइट चले जाने की वजह से चोरी की घटनाएं बढ़ने लगी थी। हम लोग परेशान हो चुके थे, इसलिए हम लोगों ने मिलकर के बिजली गुल होने का पता लगाया। दोस्तों अब बात करेंगे कि बिहार से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां खाने में हरी सब्जी नहीं मिलने पर लड़की ससुराल छोड़ करके मायके चली गई। जी हाँ, वही मामला इतना आगे बढ़ गया कि पुलिस को भी बीच में आना पड़ा। जब पुलिस ने खाने का मेन्यू तैयार कर दिया, तब युवती वापस अपने ससुराल में लौटी। यह दरअसल अक्सर बहू के ससुराल छोड़ करके जाने की वजह दहेज प्रताड़ना, मारपीट या फिर किसी तीसरे आने से होता है। लेकिन ये पहला मामला होगा जब बहू अपने ससुराल खाने में हरी सब्जी ना मिलने के कारण छोड़ करके चली गई है। या वही ये मामला कोर्ट तक जा पहुंचा। वही खाने का मेन्यू डिसाइड होने के बाद लड़की ससुराल लौटी। जहाँ मिली जानकारी के अनुसार बिहार के पूर्णिया पुलिस परामर्श केंद्र में पति पत्नी विवाद का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। इसमें अमोर थाना के भथुआ कोला गांव के एक व्यक्ति ने पत्नी की विदाई के लिए आवेदन दिया। इसको लेकर के उनकी पत्नी को केंद्र में बुलाया गया। जब वहीं पुलिस परिवार परामर्श केंद्र के सामने महिला ने ससुराल पक्ष के लोगों पर आरोप लगाया है कि ससुराल में खाने में मेन्यू में रोटी और प्याज की चटनी दी जाती है, भोजन में हरी सब्जी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। वहीं परामर्श केंद्र में महिला ने बताया है कि खाने में हरी सब्जी नहीं मिलने के कारण ये ससुराल छोड़ करके मायके चली गई थी। जब काफ़ी मान मनोबल के बाद पति ने कहा कि अब उसे खाने में हरी सब्जी दी जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में चीन के 2 नागरिकों को गिरफ्तार किया है, जो 1 महीने से कम समय में दूसरी बार नेपाल के रास्ते भारतीय क्षेत्र में घुस आए हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को ये जानकारी दी है। जैसा है कि विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी SK सिंह ने KDB लाइव को बताया है कि उन्होंने पूर्वी चंपारण जिले में स्थित रक्सोल सीमा चौकी पर शनिवार रात गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि पूछताछ के दौरान विदेशियों ने बताया है कि उनके नाम झाओ जिंग और फू कांग है। वे दोनों चीन के जाओस्किंग प्रांत के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया है कि दोनों के पास वैध यात्रा दस्तावेज नहीं थे और फिर उनका दावा था कि वे पासपोर्ट सीमा पार वीरगंज के एक होटल में भूल गए हैं, जहां पर वे पिछली रात रुके थे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में पिछले 6 माह में रिकॉर्ड संख्या में गाड़ियों की बिक्री हुई है। इस दौरान बिहार में 6,50,685 गाड़ी बिकी। केंद्र सरकार की ओर से जारी आंकड़े के अनुसार इसी समान अवधि में बीते साल केवल 5,68,752 गाड़ी बिकी थी। इस प्रकार 6 माह में 81,933 गाड़ी अधिक बिकी हैं। माना जा रहा है कि साल के अंत तक बिहार में पिछले साल की अपेक्षा यानी कि पिछले साल की तुलना में 2 लाख वाहन अधिक बिक सकते हैं। जब पूरे देश में पिछले 6 माह में 1,12,32,000 वाहन बिके हैं, जो पिछले साल के 8,90,000 से भी अधिक है। बिहार में 2 पहिया वाहन ज़्यादा बिका है, जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटर को पसंद करने वालों की संख्या अधिक है, जिनके खरीदार भी सबसे अधिक है। इसके बाद कार, ई-रिक्शा को पसंद करने वाले लोग थे। इसके बाद 3 व्हीलर की बिक्री हुई। उसके बाद ट्रैक्टर और मोपेड का स्थान है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में देसी गाय पालने के लिए सरकार ने योजना शुरू की है और 75% तक आपको उसका अनुदान मिलेगा। आपको बता दें कि दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सरकार ने देसी गो पालन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। इस संबंध में जिला पशुपालन विभाग के डेयरी फीड ऑफिसर अशोक कुमार सिंह ने बताया है कि देसी गो पालन प्रोत्साहन योजना से न सिर्फ रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, बल्कि देसी गायों की संख्या में वृद्धि के साथ साथ दूध का उत्पादन बढ़ेगा। उन्होंने बताया कि डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने अनुदान का भी प्रावधान किया है। इसमें सबसे अधिक 75% तक अनुदान मिलेगा। अशोक कुमार सिंह ने बताया है कि आज देसी गायों की संख्या काफ़ी कम हो चुकी है, जबकि साहिवाल, गिर और थारपाकर नस्ल की गायों के दूध में अन्य गायों की अपेक्षा अधिक न्यूट्रिशन मौजूद है। ऐसे में इस योजना से देसी गायों की ना तो नस्लें बढ़ेगी, बल्कि पौष्टिक दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा। डेयरी फील्ड ऑफिसर अशोक कुमार सिंह ने बताया है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जब डेयरी के लिए 1 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया है कि इच्छुक किसान आधिकारिक वेबसाइट dairy.bihar.gov.in पर अप्लाई कर सकते हैं। प्राप्त सभी आवेदनों के आधार पर योजना का लाभ देने के लिए आवेदकों का चयन किया जाएगा। वही डेयरी प्रोजेक्ट लगाने वाले व्यक्ति के पास 5 से 10 कट्ठा जमीन और फिर दूध उत्पादन समिति का सदस्य प्रमाण पत्र होना चाहिए।
दोस्तों बात करते हैं कि बुजुर्गों की संख्या बिहार में लगातार बढ़ती जा रही है। जब समाज कल्याण विभाग के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में यानी कि अभी 42,60,000 लोग 60 साल की उम्र पार कर चुके हैं। पटना में भी 2022-23 में वृद्धजनों यानी कि बुजुर्गों की संख्या 10% से अधिक बढ़ी है। यह बढ़ोतरी 11.99% दर्ज की गई है। जिन जिलों में बुजुर्गों की संख्या में 10% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है उनकी संख्या 2 दर्जन से के करीब है। इन जिलों में पश्चिमी चंपारण, वैशाली, सिवान, शेखपुरा, शिवहर, रोहतास, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, मधुबनी, मधेपुरा, लखीसराय, खगड़िया, कैमूर, कटिहार, अररिया, अरवल, बांका, बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण आदि जिला शामिल है। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार बिहार समेत देश भर के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत साल भर में 6,000 रुपये देती है। ये पैसा 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये करके दी जाती है। इस बार प्रधानमंत्री द्वारा 14वीं किस्त का पैसा दिया जाएगा। खबर के अनुसार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त 27 जुलाई या फिर 28 जुलाई को ट्रांसफर की जाएगी। कहा जाता है कि 27 जुलाई सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 14वीं किस्त डीबीटी के माध्यम से भेजा जाएगा। आपको बता दें कि देश भर में 8 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को 14वीं किस्त के तहत 2,000 रुपये सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। आपको बता दें कि जिन किसानों को केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है उन्हें पैसा दे दिया जाएगा। जहाँ पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए किसान ऑफिशियल वेबसाइट www.pmkisan.gov.in पर जाकर के अपनी केवाईसी पूरा कर सकते हैं। जब वहीं बैंक खाता को आधार कार्ड से लिंक होना भी अनिवार्य है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के बक्सर में क्राइम मीटिंग में एसपी के फटकार के बाद आखिरकार एक चोर 3 दशक बाद गिरफ्तार किया गया है, जो 1990 में चोरी की कई घटनाओं को अंजाम देकर के फरार था। कई साल पहले रेड वारंट जारी किया गया था। यह घटना जिले के डुमरा अनुमंडल के अंतर्गत कृष्णब्रह्म थाने की है, जहां की पुलिस ने 1990 से फरार चल रहे चोर को 33 साल बाद नाटकीय ढंग से उसके ही घर से गिरफ्तार किया है। बक्सर पुलिस के मुताबिक बक्सर जिले के कृष्णब्रह्म थाना क्षेत्र के उड़ियानगंज निवासी झंझटू भर नाम के एक चोर है। जी हाँ, उस नाम का चोर का नाम है झंझटू भर। झंझटू इलाके में चोरी की कई बड़ी घटनाओं का अभियुक्त रह चुका है। साल 1990 से ही वह फरार चल रहा था, यानी कि 1990 में चोरी की थी, अब जाकर के पकड़ा गया है। जन न्यायालय ने झंझटू के विरुद्ध रेड वारंट जारी कर दिया था, जिसके बाद पुलिस लगातार तलाशी में जुटी हुई थी, लेकिन हमेशा से ही वह पुलिस को चकमा देकर के फरार हो जाता था। जहाँ 1990 में चोरी की कई घटनाओं को अंजाम देकर के फरार हो गया था, 33 साल बाद झंझटू को उसके ही घर से गिरफ्तार किया गया है। जहाँ न्यायालय में प्रस्तुत करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि विधानसभा मार्च के दौरान बीजेपी नेताओं और फिर कार्यकर्ताओं के ऊपर हुए पुलिस लाठीचार्ज को लेकर के सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी इस मुद्दे को लेकर के लगातार सरकार पर हमलावर है। जब बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से लाठीचार्ज समेत विभिन्न मुद्दों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरा है। उन्होंने कहा कि 2024-25 में बिहार से नीतीश कुमार की विदाई तय हो चुकी है और मुख्यमंत्री का 1 घंटा भी राजनीति में रहना बिहार के लिए हानिकारक है। दरअसल बीजेपी ने लाठीचार्ज के खिलाफ कल हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। जब भाजपा युवा मोर्चा द्वारा पूरे राज्य भर में हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। जब वहीं लाठीचार्ज को लेकर के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एक फोटो प्रदर्शनी भी लगाई है, जहां इस मौके पर सम्राट चौधरी ने राज्य यानी कि बिहार सरकार पर जम करके हमला बोला है और कहा है कि बिहार की जनता ने तय कर दिया है कि नीतीश कुमार की विदाई तय कर दी है और 2024-25 में किसी भी हाल में उनकी सरकार बिहार में नहीं बनने वाली है। उन्होंने कहा है कि बिहार की सरकार दावा करते हैं कि राज्य में कानून का राज स्थापित है, लेकिन बेगूसराय में जिस तरीके से दलित लड़की को निवस्त करके पीटा गया, नवादा में जदयू नेता द्वारा दलित शख्स को पीटने का काम किया गया, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा है कि बिहार में लोकतंत्र की हत्या हो रही है और फिर राज्य में गुंडा राज स्थापित हो गया है। जमीन माफिया रोड पर खुलेआम घूम रहे हैं। मुजफ्फरपुर में नरसंहार किया गया और फिर बिहार की सरकार चैन से सो रही है। सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार को नेताओं के घर खाना खाने जाने से फुर्सत नहीं है कि वे कभी इस मंत्री के यहाँ तो कभी उस मंत्री के वहाँ खाना खाने जा रहे हैं। नीतीश कुमार के पास अब सिर्फ यही काम बचा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अगर बिहार की राजनीति में 1 घंटा भी है तो फिर बिहार के लिए हानिकारक है। दोस्तों बात करते हैं कि जाति जनगणना को लेकर के बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट का झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने जाति आधारित सर्वे को लेकर के बिहार सरकार की याचिका का निपटारा कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में चल रहे जाति आधारित सर्वे पर अंतरिम रोक के पटना हाई कोर्ट के 4 मई के आदेश के खिलाफ बिहार सरकार के इस याचिका को निरर्थक बता दिया है। न्यायमूर्ति BR की पीठ गवई और फिर न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा ने शुक्रवार को उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के खिलाफ बिहार सरकार द्वारा दायर याचिका पर आदेश पारित किया गया है। जाति आधारित सर्वे को लेकर के पहले ही पटना उच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही थी, जहां इस पर कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है और फिर फैसला सुरक्षित रख लिया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को निरर्थक बता दिया है। जहां पटना उच्च न्यायालय ने पहले ही अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, अब पटना हाई कोर्ट के निर्णय पर सबकी नज़र टिकी हुई है। बिहार सरकार ने 4 मई की पटना उच्च न्यायालय के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें पटना हाई कोर्ट ने जाति आधारित जनगणना पर रोक लगा दी थी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में घटती गरीबी को लेकर के सियासत गर्मा गई है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में इस मर्तबा गरीबी दर में रिकॉर्ड कमी आई है। नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार ने बड़ी छलांग लगाई है और फिर गरीबी कम करने के वाले देशों की सूची में बिहार टॉप पर है। रिपोर्ट आने के बाद सियासत गरमाई है। नीति आयोग की रिपोर्ट के सामने आने के बाद से बिहार की सियासत में उबाल आ गया है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन की सरकार और फिर बीजेपी के बीच जोरदार बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। सत्तारूढ़ और विपक्ष की तरफ से क्रेडिट लेने की होड़ शुरू हो गई है। नीति आयोग की रिपोर्ट आने के बाद नीतीश सरकार के मंत्री लगातार सामने आ रहे हैं और फिर बड़ा दावा कर रहे हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट का जिक्र नीतीश कुमार सरकार में मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बड़ा दावा किया है और कहा है कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग मान ली गई होती तो फिर राज्य ने और शानदार प्रगति की होती। इस दर्जे के लिए हमारी मांग जारी रहेगी। इसके साथ ही विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा है कि राज्य सरकार ने सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में अच्छा प्रदर्शन किया है। हमने बहुआयामी पैरामीटर पर शानदार प्रगति के लिए खुद अपने संसाधनों को जुटाया। नीति आयोग की रिपोर्ट में भी इसका पता चला है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के चर्चा जोरों पर है। इस बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने शनिवार को साफ कर दिया था कि राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार कभी भी संभावित है। जहां पटना में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि तिथि तय करना मुख्यमंत्री के ऊपर है। पहले से तय है कि मंत्रिमंडल में रिक्त स्थान राजद और फिर कांग्रेस से भरा जाएगा। उन्होंने तो यहाँ स्पष्ट करते हुए कहा कि कांग्रेस से 2 और फिर शायद राजद से भी 2 मंत्री बननी है। मुख्यमंत्री से इस मामले में मिलने के संबंध में उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। हालांकि सीएम से तो मिलते ही रहते हैं, अगर मिलना होगा तो फिर मिल देंगे। मंत्रिमंडल में स्थान पाने वाले नेताओं के विषय में उन्होंने कहा कि कांग्रेस में जाति नहीं योग्यता के आधार पर कुछ भी तय किया जाता है। जय मंत्री का नाम आलाकमान तय करते हैं। आपको बता दें कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के पिछले काफ़ी दिनों से कयास लगाए जा रहे हैं। अब लग रहा है कि नहीं, मंत्रिमंडल का विस्तार हो ही जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता का फेसबुक अकाउंट हैक करने का मामला सामने आया है। साइबर ठग ने नीतीश सरकार में मंत्री आलोक मेहता के फोटो का इस्तेमाल करते हुए उनके ही नाम की फेक फेसबुक आईडी से परिचितों से रुपए मांगना शुरू कर दिए। दरअसल इस मामले का खुलासा तब हुआ जब मंत्री आलोक मेहता के करीबी लोगों में से एक दलहन सराय के राज दीपक को मंत्री की फेक आईडी से मैसेंजर पर मैसेज भेज करके रुपए की डिमांड की गई। उन्होंने जब मंत्री से बात की तो फिर मामला फेक निकला, तब जाकर के ये मामला प्रकाश में आया है। इस पूरे कांड पर मंत्री आलोक मेहता ने बताया है कि मामले की जानकारी मिलने पर उन्होंने इस संबंध में साइबर सेल पटना को सूचना दे दी है। मामले की जांच में जुड़ गई है। मंत्री ने कहा है कि हम लोगों से भी अपील करते हैं कि इस तरीके के मैसेज पर किसी भी प्रकार का लेन देन ना करें। दोस्तों बात करते हैं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सीवान का दौरा किया, जहां उन्होंने टाउन हॉल में आयोजित सम्मान समारोह में शिरकत किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है, उससे मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगामी चुनाव में हमें जनता का समर्थन मिलेगा। आगे उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से जनमानस दिख रहा है, उससे स्पष्ट दिखता है कि नीतीश कुमार को बिहार एक दिन भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। जो जनभावना दिखाई पड़ रही है, उससे साफ झलक रहा है कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी सभी 40 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करेगी। सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार की सरकार चाहे जितना भी विपक्ष का दबाव बनाने की कोशिश कर ले, लेकिन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हमारा आंदोलन चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में भ्रष्टाचारियों की भरमार है, ऐसे में बीजेपी और एनडीए के लोग उनके विरोध में लड़ाई लड़ते रहेंगे। उन्होंने बेगूसराय की घटना पर भी नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा किया है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार द्वारा मुंबई में बिहार भवन बनाया जाएगा, जहां इसके लिए राज्य की यानी कि बिहार की नीतीश सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर इसका निर्माण कराया जा रहा है। राज्य भवन निर्माण विभाग ने मुंबई में लगभग 2800 वर्ग फीट क्षेत्र में बिहार भवन की स्थापना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी कि DPR तैयार करने के लिए एक एजेंसी के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जब भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने कहा है कि टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और फिर 1 माह के अंदर एजेंसी का चयन कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि मुंबई में चिन्हित स्थल के निरीक्षण के बाद DPR तैयार की जाएगी। दरअसल मुंबई में बिहार भवन बनाने का विचार 1 दशक से भी अधिक समय से पहले 2012 में आया था, जहाँ उस समय राज्य में NDA की सत्ता में थी। इसे लेकर के CM नीतीश कुमार ने कई बार महाराष्ट्र के अलग अलग CM को पत्र लिखा, यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी संपर्क किया गया। यह इस साल मई में बिहार सरकार को बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट द्वारा 60 साल की लीज पर 155 करोड़ रुपए में जमीन आवंटित की गई है। दोस्तों बिहार में साइबर पुलिस ने एक नए तरीके के साइबर अपराध करने के मामले का खुलासा किया है। साथ ही 4 लाख रुपए के साथ 2 साइबर अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है। जहां पुलिस ने बताया है कि साइबर अपराधी गांव-गांव घूम करके और फिर किसी भी बैंक कार्यालय के पास सरकार की जन कल्याणकारी योजना के तहत बने राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन का लाभ दिलाने के नाम पर लाभुकों से आधार नंबर और फिर फिंगरप्रिंट ले लेता था। इसके बाद ब्लू गन से ग्लू लिक्विड डाल करके नकली फिंगरप्रिंट तैयार करके बैंक खाते से लिंक आधार के सहारे विभिन्न तकनीक के सहारे रुपए की निकासी कर लेता था। इस मामले का खुलासा पुलिस ने तब किया जब एक महिला ने बैंक खाते से करीब 8,000 रुपये फर्जी तरीके से निकासी किए जाने की शिकायत साइबर थाना में आवेदन देकर की है। जहां उस आवेदन पर SP अबरीश राहुल के निर्देश पर साइबर पुलिस अधीक्षक सह थानाध्यक्ष प्रिय ज्योति के नेतृत्व में एक SIT टीम गठित करके कार्रवाई शुरू कर दी गई। जहाँ इसके बाद विभिन्न तकनीक के माध्यम से 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जो रिश्ते में जीजा साला लगता था, यानी कि जीजा साला मिल करके साइबर अपराध की घटनाओं को अंजाम देता था। दोस्तों बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा ने शनिवार को आरोप लगाया है कि राजस्थान, पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे विपक्षी शासित राज्यों में महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराधों की सूची लंबी है, लेकिन विपक्षी पार्टियां मणिपुर की घटना पर राजनीति कर रही है। हिंसाग्रस्त राज्य मणिपुर में एक समुदाय की 2 महिलाओं को विरोधी समुदाय के लोगों के एक समूह द्वारा निर्वस्त्र करके घुमाने का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद देश में गुस्से का माहौल है। यह घटना 4 मई की है, जिसका वीडियो 19 जून को वायरल हुआ। यह सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने यहां भाजपा मुख्यालय में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। उन्होंने राजस्थान, बिहार और फिर पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ दर्ज कुछ आपराधिक मामलों का संदर्भ दिया और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी एवं अन्य विपक्षी दलों के नेताओं पर गैर भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं के साथ अपराधों पर चुप्पी साधे रखने का आरोप लगाया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के 2 दर्जन से अधिक शहरों के बीच नए सिरे से बस सेवा का परिचालन होगा। जब राजधानी पटना से इन छोटे शहरों के लिए बस सेवा तो शुरू होगी ही, साथ ही आपस में भी ये शहर बस सेवा से जुड़ेंगे। यह इसके लिए परमिट स्वीकृति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। परिवहन विभाग ने राज्य के अंतर क्षेत्रीय मार्गों पर परमिट की स्वीकृति के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगा था। यह 1 जून से 20 जुलाई तक प्राप्त आवेदनों की समय सारणी का प्रकाशन विभागीय वेबसाइट पर कर दिया गया। विभागीय जानकारी के अनुसार पटना से पूर्णिया, जहानाबाद, फारबिसगंज, जमालपुर, मधुबनी, निर्मली, किशनगंज, लोकाहा, सिकंदरा, कुशेश्वर स्थान, गोपालगंज, पूसा, फार्म जैसे शहरों कस्बों के लिए बस सेवा चलेगी। इसके अलावा जहानाबाद से बेतिया, दरभंगा से जोगबनी, मुजफ्फरपुर से पूर्णिया, किशनगंज से मुजफ्फरपुर, दरभंगा से मधुबनी से भागलपुर, बिहार शरीफ से सासाराम, मुजफ्फरपुर से बेगूसराय, मानपुर से काशी बिघा, बड़बिघा से गया, डुमरिया से हाजीपुर जैसे अंतर क्षेत्रीय रूट पर भी बसें चलेगी। इसके अलावा कई रूटों पर समय सारणी में भी बदलाव किए गए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि खेत में खेलने के दौरान बिहार के नालंदा में 3 साल का बच्चा बोरवेल में गिर गया था, जिसे बाहर निकाल दिया गया है। जहाँ 70 फीट गहरे बोरवेल में गिरे मासूम को निकालने के लिए रेस्क्यू टीम सुबह से कड़ी मशक्कत कर रही थी। सूचना पाकर के स्थानीय थाने की पुलिस भी मौके पर मौजूद रही। जब प्रशासन ने शिवम को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, जब मौके पर 6 JCB की से गड्ढा खोदा गया। एक समय भी आया जब रेस्क्यू टीम शिवम तक पहुँच गई। जब बच्चा बाहर निकला तब हरकत कर रहा था, जब
उसकी आंखें खुली हुई थी, वह सबको देख रहा था। उसे रेस्क्यू टीम ने तुरंत ही एम्बुलेंस से लेकर के सदर अस्पताल गए। उसे ऑक्सीजन भी दिया गया। जहाँ स्थानीय लोगों का कहना है कि बच्चा बच गया है, लेकिन घबराया हुआ लग रहा है। सुबह 9 बजे बच्चा बोरवेल में गिरा था, तब से वह सदमे में था और फिर रो रहा था। उसकी रुलाई सुनकर के लोग हैरान रह गए। बोरवेल 160 फीट गहरा है, लेकिन वह 61 फीट गड्ढे में फंसा हुआ था। जब बच्चा रोते हुए मूवमेंट कर रहा था, जिसे निकाल दिया गया है। बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है और बच्चा भी ठीक लग रहा है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के शिक्षा विभाग को दुरुस्त करने में लगे के पाठक ने फिर से बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने एक IAS अधिकारी समेत उनके अधीन काम कर रहे सारे अधिकारी और फिर कर्मचारियों का वेतन रोकने का आदेश जारी कर दिया है। उन सबों पर काम में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। के पाठक ने शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए बनाई गई सरकारी एजेंसी राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और फिर प्रशिक्षण के सारे अधिकारियों और फिर कर्मचारियों के वेतन पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। बिहार में नई भर्तियों के साथ साथ शिक्षकों के लिए चल रहे प्रशिक्षण की स्थिति से नाराज अपर मुख्य सचिव ने ये कदम उठाया है। दोस्तों, बात करते हैं कि आंध्र प्रदेश में भगवान राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की भारत में सबसे ऊंची होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आंध्र प्रदेश के कुरुनूल में श्री राघवेंद्र स्वामी मठ द्वारा बनाई जाने वाली राम की 108 फुट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला रखी है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है और कहा है कि आंध्र प्रदेश के कुरुनूल में श्री राघवेंद्र स्वामी मठ द्वारा बनाई जाने वाली रामचंद्र जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला रखी है। अमित शाह ने ट्वीट किया है और कहा है कि प्रभु राम की विशाल प्रतिमा जो भारत में सबसे ऊंची होगी, शहर को शक्ति की भावना से सराबोर कर देगी और फिर लोगों को हमारी समृद्ध और फिर कातीत सभ्यतागत मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में अटूट बने रहने के लिए प्रेरित करेगी। दोस्तों, बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी मुख्य विपक्षी दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का परिवार बढ़ता जा रहा है, तो फिर वहीं 26 विपक्षी दलों ने भी महागठबंधन कर लिया है। बीजेपी को टक्कर देने के मकसद से आए इन दलों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है, जब विपक्षी दलों ने अब तक अपने नेता के नाम का ऐलान नहीं किया है। इसी बीच ऐसे सियासी माहौल में जनता की राय जानने के लिए सी वोटर ने ऑल इंडिया सर्वे किया है। इस सर्वे में विपक्षी महागठबंधन के नेता के नाम को लेकर के सवाल किया गया, जिसके नतीजे बेहद चौंकाने वाले रहे। सर्वे में सवाल किया गया है कि इंडिया का संयोजक किसे बनाया जाना चाहिए। तो इस सवाल के जवाब में सर्वे में शामिल लोगों में से 31% लोगों ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का नाम लिया है, जबकि 12% लोगों ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। जब सर्वे में शामिल लोगों में से 8% का मानना है कि संयोजक टीएमसी चीफ और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को होना चाहिए, जबकि 10% लोगों ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल का नाम लिया है। 6% लोगों ने कहा है कि एनसीपी चीफ शरद पवार को विपक्षी गठबंधन का संयोजक होना चाहिए। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।